हे भगवान, आज मेरी बुरी नीयत ने आज मुझे पतन की इतनी गहराइयों में धकेल दिया, जबकि मदन, जिसे मैंने बेईमान बताकर अपमानित किया था, आज वो अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से राजा बन गया, और मैं जिसके पास सब कुछ था, एक चोर के रूप में उसी की जेल में पड़ा हूं। तुम वास्तव में कितने महान हो मदन। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये कहानी भाईचारे, धोखे और कर्मों के फल की है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी 2 बेटे थे। बड़े का नाम राजपाल था और छोटे का नाम था मदन। दोनों भाई मिलकर खेती किसानी करते थे और उनके दिन बड़े आराम से कट रहे थे। एक दिन अचानक उनके पिता बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें लगा कि अब उनका आखिरी वक्त आ गया है। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरा आखिरी समय आ गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम दोनों भाई हमेशा मिलजुल कर रहना और सुख शांति से जीवन गुजारना। मैंने कुछ बुरे वक्त के लिए थोड़े सोने के सिक्के जमा किए थे। उन्हें मैंने घर के पीछे वाले आम के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ दिए हैं। अब वो तुम्हारे काम आएंगे, पर मुझसे वादा करो कि तुम उन सोने के सिक्कों से भरे घड़े को तभी निकालोगे जब तुम्हें उनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। दोनों भाइयों ने अपने पिता से वादा किया। हाँ बापू, हम वादा करते हैं, हम वो धन हमारी मुसीबत के समय में ही उसका उपयोग करेंगे। ये सुनकर बूढ़े किसान ने चैन की सांस ली और उसकी आत्मा निकल गई। बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन बड़े भाई राजपाल को अपने पिता की मौत का कोई दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो बस वे सोने की अशर्फियां नाच रही थी। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। वो बेचैनी से करवटें बदलता रहा। आधी रात के बाद जब सुबह होने में थोड़ी ही देर थी, वो उठा और सोचने लगा। छोटे भाई मदन के जागने से पहले ही मुझे ये काम कर लेना चाहिए, वरना फिर ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये सोचकर उसने एक कुदाल उठाई और चुपके से घर के पीछे वाले उस आम के पेड़ के पास पहुंच गया। उसने जमीन खोदी और कुछ ही पल में अशर्फियों से भरा गड़ा बाहर निकाल लिया। घड़े को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मन ही मन सोचने लगा, इतनी सारी अशर्फियां, अब तो मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसने तुरंत उस घड़ी को उठाया और थोड़ी दूर दूसरे पेड़ के नीचे ले जाकर छिपा दिया। फिर आराम से वापस घर आकर अपनी जगह पर लेट गया। अगले दिन सुबह छोटा भाई मदन अपने बड़े भाई को जगाने लगा। भैया भैया जल्दी उठो, गजब हो गया भैया, बहुत बुरा हो गया। अरे क्या हुआ, क्या हुआ मदन, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? भैया, घर के पीछे आम के पेड़ के नीचे जमीन खोदी हुई है और वहां से अशर्फियां गायब है। लगता है कोई चोर हमारी सारी अशर्फियां ले गया। राजपाल ने घबराई हुई आवाज में कहा, ये तू क्या बक रहा है मूर्ख? आखिर वहां का धन हम दोनों के अलावा कौन जानता है? राजपाल ने नाटक करते हुए कहा, चल मैं देखता हूं। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचे तो वाकई जमीन खुदी पड़ी थी। मदन ने कहा, अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें सबसे पहले ये खबर मुखिया जी को बताना चाहिए। ये सुनकर राजपाल बहुत डर जाता है और बड़ी चालाकी से मदन को रोकते हुए कहता है, ठहरो, मुखिया के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भैया, हमारा धन चोरी हुआ है तो हमें मुखिया को बताना चाहिए, क्योंकि गांव वाला ही कोई न कोई चुराया होगा। नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि चोर कौन है जिसने वो अशर्फियां निकाली है। अच्छा भाई, आप जानते हैं
वो चोर कौन है? मुझे भी बताओ भाई, आखिर वो चोर कौन है? हाँ, वो चोर तुम ही हो। मुझे मूर्ख समझते हो क्या? हाँ? मैं? भैया आप क्या कह रहे हैं? चोर? और वो भी मैं? राजपाल की बातें सुनकर मदन का दिल टूट गया। बकवास बंद करो। आखिर मेरे और तुम्हारे सिवा इन असरफियों के बारे में कोई नहीं जानता था। इसका मतलब साफ है कि तुम अकेले ही सारी असरफियां हड़प लेना चाहते हो। मुझे मूर्ख समझ के रखा है क्या? भैया भैया ऐसा मत कहो, मैं सच कह रहा हूं, मैंने असरफियां नहीं चुराई। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। या तो असरफियां लौटा दो, नहीं तो इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा के लिए बंद ही समझो। इतना सारा धन चुराकर मुझे मूर्ख बना रहे हो। पूरा धन खुद हड़पना चाहते हो तुम। मदन बहुत दुखी हुआ और निराश मन से कहता है, ठीक है, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं घर ही क्या, ये गांव ही छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर दुखी मन से मदन वहां से निकल पड़ता है। वह मन में अपने आप को कहता है, बिना सच्चाई जाने मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? अब जब बदनामी हो ही गई है तो गांव छोड़कर चले जाना ही बेहतर है। उधर राजपाल मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। वाह, कितनी आसानी से ये कांटा निकल गया। अब सारी अशरफियां मेरी है। मदन भारी मन से चलता ही जा रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कहीं भैया ने ये सारा पैसा हथियाने के लिए कोई चाल तो नहीं चली? वो अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। रात हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। मदन उलझन में पड़ा हुआ था। मदन ये सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक उसके कानों में कुछ आवाजें आई। ये 2000 तुम्हारे और ये 2000 मेरे। मदन बहुत डर जाता है और कहता है, इस घने जंगल में कैसी आवाजें हैं? मुझे आगे जाकर देखना चाहिए। सच्चाई जानने के लिए मदन आगे बढ़ता है तो देखता है कि वो आदमी एक पेड़ के नीचे बैठे धन का बंटवारा कर रहे थे। मदन को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये दोनों चोर हैं और चोरी का माल बांट रहे हैं। तभी अचानक मदन को दूसरा चोर देख लेता है। अंधेरा होने की वजह से चोर डर गए और चिल्लाने लगे, अरे भागो भागो मेरे भाई, लगता है ये राजा को कोई जासूस या सिपाही है। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहाँ से। चोर अपना चोरी का माल छोड़कर डर के मारे वहां से भाग गए। जब मदन की नजर उन सोने के सिक्कों पर पड़ी तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया। ये तो चोरी के सिक्के हैं, इन्हें अपने साथ ले जाना ठीक नहीं होगा। मैं इन्हें यहीं जमीन में गाड़ देता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल लूंगा। ये सोचकर मदन ने वह सोने के सिक्के वहीं एक पेड़ के नीचे गाड़ दिए। उसने रात वहीं बिताई और सुबह होते ही अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। वो चलते चलते गलती से उन चोरों के अड्डे पर पहुंच जाता है और तभी मदन को लुटेरे घेर लेते हैं। खबरदार, जो भी तुम्हारे पास है निकाल दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। भाइयों, मैं तो खुद एक मुसीबत का मारा हुआ आदमी हूँ। मेरे पास धन कहाँ से आएगा? मुझे तो मेरे भाई ने ही चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया। झूठ बोलता है। इसकी तलाशी लो और इसके पास कुछ भी निकला तो इसको जान से मार दो। मदन की तलाशी लेते हैं, लेकिन तलाशी लेने के बाद उन्हें मदन के पास कोई कीमती चीज नहीं मिली। सरदार को गुस्सा आ गया और वे चिल्लाया, कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो भी ये हमारे काम आएगा। इसे अपने ठिकाने पर ले चलो, हम इसकी बलि देवी माँ को चढ़ाएंगे। ये सुनकर मदन के होश उड़ गए। डाकू उसे पकड़कर अपने ठिकाने की ओर ले जाता है, पर वहां पहुंचते पहुंचते मदन के दिमाग में एक तरकीब सूझ गई। ठिकाने पर पहुंचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने गिरोह में शामिल करने का वादा करो तो मैं तुम्हें 4000 सोने के सिक्कों का पता बता सकता हूँ। सरदार मदन की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा,
क्या कहा? 4,000 सोने के सिक्के? अगर तुम सच कह रहे हो तो हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। जल्दी से उन सिक्कों का पता बताओ। हम अभी जाते हैं और सारा माल लेके आते हैं। देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहां जाना ठीक नहीं होगा। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगा। ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश ना करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आप निश्चिंत रहें सरदार, मैं आपसे कोई धोखा नहीं करूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगली सुबह मदन उन डाकुओं को उसी जगह पर ले गया जहां उसने सोने के सिक्के गाड़े थे। अच्छा, तो ये जगह है वो जिसमें तुमने अपना माल छुपाया है। रंगा, जाओ वो मिट्टी खोदो। सरदार के कहने पर उसके आदमियों ने तुरंत वह जगह खोदी और देखते ही देखते सोने के सिक्के उनके सामने थे। सोने के सिक्कों को देखकर वे सभी बहुत खुश हो गए। सिक्कों को एक थैली में भरकर वे अपने अड्डे की तरफ चल पड़े। लेकिन मदन के दिमाग में कुछ और ही योजना चल रही थी। वह सोच रहा था, ये सोने के सिक्के एक तरह से मेरे काम तो आ गए, लेकिन मैं जरूर जल्द ही इनके लिए मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद मदन लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा। अपनी समझदारी और हिम्मत की वजह से वे लुटेरों के सरदार का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया था। कुछ दिनों बाद मदन ने सरदार से कहा, सरदार, मैं 1 हफ्ते के लिए अपने गांव जाना चाहता हूँ। वहाँ मेरी बूढ़ी माँ है, उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो मदन की योजना से बिल्कुल अनजान था और उसे अपना सबसे खास आदमी मानता था, उसने उसे 1 हफ्ते के लिए घर जाने की इजाजत दे दी। ठीक है, तुम जा सकते हो, पर जल्दी आ जाना, अभी बहुत काम बाकी है। मदन अपने घर जाने के लिए तो निकला, पर वहां जाने के बजाय वो राजा के महल की तरफ चल पड़ा। उधर राजमहल में महाराज पहले से ही उस डाकू के आतंक से बहुत परेशान थे। वे अपने महामंत्री से कह रहे थे, मंत्री जी, आखिर वो डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उसके नाम से डरा हुआ है। वो बहुत शातिर चोर है, उनको जल्द से जल्द पकड़ना होगा, नहीं तो हमारे महल में भी सारा धन लूट लेंगे और हमें भनक तक नहीं लगेगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज। वो शैतान जल्द से जल्द जेल में होगा। महाराज और मंत्री ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, उसी समय वहाँ पर एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, एक आदमी डाकू जगीरा के बारे में आपसे तुरंत मिलना चाहता है। अच्छा, उसे तुरंत यहाँ ले आओ। थोड़ी देर बाद वह पहरेदार मदन को अपने साथ ले आया। मदन ने झुककर राजा को प्रणाम किया और बोला, प्रणाम महाराज, मेरा नाम मदन है। कहो जवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? हमें उसकी बहुत दिनों से तलाश है। माफ करें महाराज, इस बारे में मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तभी मंत्री ने कहा, अरे मूर्ख, तुम नहीं जानते, यहाँ राज के सभी सम्मानित और भरोसेमंद लोग मौजूद हैं। जो कहना है सबके सामने कहो। ठहरो महामंत्री जी, अगर ये हमसे अकेले में बात करना चाहता है तो हम इससे अकेले में ही बात करेंगे। आप सब लोग बाहर जाइए। तभी सारे लोग निकल गए। जब राजा और मदन अकेले रह गए तो मदन ने उन्हें पूरी कहानी कह सुनाई और बोला, महाराज, अब मैं उस डाकू का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका हूँ और मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे अब आपके सहयोग की जरूरत है। बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी समझदारी और हिम्मत से मैं बहुत खुश हूँ। उस भयानक डाकू को पकड़ने के लिए तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या करना होगा? महाराज, परसों रात को आप कम से कम 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेजें। मैं उन सभी को डाकुओं के ठिकाने पर ले जाऊंगा, जहां सैनिक उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेंगे। बिल्कुल सही बेटे, तुम्हारी सलाह बहुत अच्छी है। तो ये तय रहा कि हम परसों रात को अपने सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यही राजमहल में रहो
और हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। मदन अपनी योजना के अनुसार रात में सैनिकों को लेकर डाकुओं के ठिकाने पर पहुंच गया। सैनिकों ने डाकुओं पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में सभी डाकू पकड़े गए और कुछ मारे भी गए। उन सभी को राजा के सामने पेश किया गया। वहां मदन को देखकर डाकुओं के सरदार ने मन ही मन सोचा, उफ, कितना बड़ा धोखा हो गया। इस शैतान मदन ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से सलाह मशवरा करने के बाद राजा जय सिंह ने उन सभी डाकुओं को एक ही सजा सुनाई। इन सभी हत्यारे हैवानों को हम मौत की सजा देते हैं। सैनिकों, इन्हें ले जाओ और अगली अमावस्या की रात को इन सभी को फांसी पर चढ़ा देना। इसके बाद राजा जय सिंह ने मदन से कहा, मदन, तुम्हारी बहादुरी और वीरता से हम बहुत खुश हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा। दूसरी तरफ बड़ा भाई राजपाल अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। उसने शराब और जुए में अपना सारा पैसा गवा दिया। हालत यहाँ तक पहुँच गई थी कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। पूरे गांव में उसकी इतनी बदनामी हो चुकी थी कि उसे कोई काम भी नहीं दे रहा था। इसलिए उसने सोचा, इस गांव में भूखा मरने से तो अच्छा है कि मैं किसी दूसरे शहर में जाकर कोई काम ढूंढूं। ऐसा कहकर वो उस गांव से निकल जाता है और वो इस तरह चलते चलते उसी राज्य में पहुंच जाता है जहां उसका भाई सेनापति बन चुका था। तभी वहां वह उस राज्य के एक सेठ जी के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी, मुझे कोई काम मिलेगा क्या? मैं बहुत दूर से आया हूँ। अरे भाई, तुम तो शक्ल से ही चोर लगते हो। तुम्हें भला कौन काम देगा? हाँ, मुझे माफ करो और यहाँ से चले जाओ। मैं तुम जैसे अनजान लोगों को काम नहीं देता। ये सुनकर राजपाल सोचने लगा, लगता है यहाँ भी ईमानदारी से कोई काम नहीं मिलेगा। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नजर सेठ के पास रखी एक थैली पर पड़ी। वो थैली जरूर सोने के सिक्कों की थी। उसने झपट कर थैली उठाई और तुरंत वहां से भाग गया। सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। चोर चोर, पकड़ो उसे। अरे वो मेरा कीमती सामान लेकर भाग गया। चोर चोर, पकड़ो उसे, पकड़ो। तभी बाजार के कुछ लोग उसके पीछे दौड़े, लेकिन वे उसे ढूंढ नहीं पाए और मायूस होकर वहां से वापस लौट गए। इधर सेनापति बन चुका मदन अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने उसे बुलाया और कहा, मदन, तुम एक बहादुर, नेक, समझदार और दयालु आदमी हो। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी निशा के साथ तुम्हारा विवाह हो जाए। कहो, तुम क्या कहते हो? महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं मना नहीं करूंगा। मुझे ये विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों बाद एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह हो गया। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि महाराज ने मदन से कहा, बेटा सोमदत्त, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि राजपाट की भाग दौड़ अब तुम संभाल लो। अगले ही दिन मदन का राज तिलक कर दिया गया। राजा जय सिंह तीर्थ यात्रा पर निकल चुके थे। कुछ ही महीनों बाद राजा मदन के सामने पहली समस्या आई और वह था राज चोर। ये कोई और नहीं, उसी का सगा भाई राजपाल था, जो अब एक बहुत बड़ा और बदनाम चोर बन चुका था। ये चोर उस जंगल में छिप कर रहता था। एक रात वह सोच रहा था, क्यों न कोई तरकीब लगाई जाए जिससे बार बार चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार राजा के खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो फिर मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा, ना ही चोरी करनी पड़ेगी। फिर बाकी की जिंदगी किसी दूसरे देश में जाकर आराम से गुजार सकता हूँ। हाँ, यही अच्छा मौका है। ऐसा ही करना पड़ेगा मुझे। अगली रात राज खजाना
चुराने के इरादे से राजपाल राजमहल के पीछे की तरफ पहुंचा और पीछे वाले रास्ते से चुपके से अंदर जाने की सोचने लगा। ये इत्तेफाक था कि उस रात राज चोर के बारे में सोचते हुए राजमदन को भी नींद नहीं आ रही थी। वे उस समय महल की बालकनी में टहल रहे थे। जैसे ही राजपाल की चुपके से आने की पैरों की आवाज राजा ने सुनी, राजा मदन ने उसे देख लिया। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अपने सिपाहियों को आवाज लगाई, सैनिकों, जल्दी आओ और पकड़ो इस चोर को। कुछ ही पल में सैनिक वहां पहुंच गए। सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर लो, यहाँ से भागने न पाए। राजपाल ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। सैनिकों ने उसे दबोच लिया। तुम राजपाल, मेरे भाई और एक नामी चोर? ओह, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता था। ले जाओ इसे और जेल में डाल दो। कल सुबह ही दरबार में इसकी सुनवाई होगी। राजपाल को जेल में डाल दिया गया। वो मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था, हे भगवान, आज मेरी बुरी नियत ने आज मुझे पतन की इतनी गहराइयों में धकेल दिया। जबकि मदन, जिसे मैंने बेईमान बताकर अपमानित किया था, आज वो अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से राजा बन गया और मैं जिसके पास सब कुछ था, एक चोर के रूप में उसी की जेल में पड़ा हूं। इधर राजा मदन की आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं था। वे सोच रहे थे, कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊंगा? उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश महाराज ने मुझे ये राजपाट न सौंपा होता। अगले दिन दरबार में चोर राजपाल को पेश किया गया। राजा ने कहा, राजपाल, तुम्हारे ऊपर चोरी के सारे आरोप साबित हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? महाराज, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मुझ जैसे शैतान को आप ऐसी सजा दें कि भविष्य में कोई चाहकर भी चोरी ना कर सके। ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए। इसके बाद इसे देश की सीमा से बाहर कर दिया जाए। राजा मदन का इंसाफ देखकर प्रजा और सारे दरबारी उसकी जय जयकार करने लगे। राजा के यह आदेश का पालन किया गया। चोर राजपाल का एक हाथ और एक पैर काटकर उसे देश की सीमा से बाहर धकेल दिया गया। जब वह देश छोड़कर जा रहा था, तभी उसके सामने राजा मदन आ गए। महाराज, आप, काश आपने मेरा एक हाथ और एक पैर काटने के बजाय मुझे मौत की सजा दी होती। ऐसा करके तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया है। उस समय मैं एक राजा था भैया, लेकिन अब आपके सामने एक राजा नहीं, बल्कि आपका छोटा भाई मदन खड़ा है। एक राजा के तौर पर मैंने एक चोर को उचित सजा देकर अपने कर्तव्य और धर्म का पालन किया है। अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने आया है। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? मैं जानता हूं भैया कि एक हाथ और एक पैर कटने के बाद आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ धन लाया हूं। इस थैली में 5,000 सोने के सिक्के हैं, जो मेरी अपनी मेहनत की कमाई हुई है। मुझे यकीन है कि इतने धन से आप किसी दूसरे देश में आराम से जिंदगी गुजार सकेंगे, लेकिन इसे लेने से मना मत करिएगा भैया, वरना मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम वास्तव में कितने महान हो मदन। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। राजपाल की आंखों से आंसू बहने लगे और दोनों भाई गले लगकर बड़े दुखी मन से एक दूसरे से विदा हुए। अलविदा भैया, अलविदा मेरे भाई। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हर जन्म में मुझे तुम जैसा ही भाई मिले।
दोनों भाई अपनी अपनी राह पर वापस चले गए। उस दिन के बाद से राजपाल को उस देश में किसी ने नहीं देखा और राजा मदन अपनी प्रजा का पालन करते हुए एक सुखद जीवन बिताने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी नियत और कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। ईमानदारी और नेकी से मिली हुई सफलता की तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। मदन ने अपनी अच्छाई से सब कुछ पा लिया, जबकि राजपाल ने सब कुछ होते हुए भी अपनी बुरी आदतों के कारण सब कुछ खो दिया। यही एक सच्ची कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि जीवन में अच्छे कर्म और ईमानदार नियत का बहुत बड़ा महत्व होता है।